अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श के साथ मैं हूं उस्मान अमान। आयशा की गैर मौजूदगी में आज प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। इस्लामाबाद की अदालत आलिया से फरलांग भर की मुसाफत पर एक और मावराए अदालत कत्ल। एक बार फिर एक शहरी का खून कानून नाफिज करने वाली पुलिस के ही हाथ। हम कब तक ऐसे सानहात पर सिर्फ मातम करके खामोश होते रहेंगे? मॉडल टाउन का सानहा, साहिवाल का सानहा, नकीबुल्लाह महसूद का सानहा और न जाने कितने ऐसे अंधोनाक सानहात। सवाल यह है कि कानून आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करता, इंसाफ अपना रास्ता क्यों नहीं लेता? यकीन जाने, जब कानून और इंसाफ नहीं तो हर लफ्ज़ बेमानी है। तसल्लियाँ, ताज़ियतें, वादे, दावे और ऐलानात। क्या हमारी हुकूमतें सिर्फ इसी तक महदूद हैं? यकीन जानिए, उसामा की अंधोनाक मौत छोटा सान्हा है। रियासत अगर इस केस को भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाती तो ये बड़ा सान्हा होगा। बुकाल शायर, हादसे से बड़ा सान्हा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। ये हुकूमत का, रियासत का, निज़ाम का और मुआशरे का एक और टेस्ट केस है। उम्मीद और दुआ ही कर सकते हैं कि ये मंतकी अंजाम तक पहुँचे। एक और सान्हा भी हुआ, ऐसा ही दिल दहला देने वाला, ऐसा ही अंधोनाक। बलोचिस्तान में अपने बच्चों का रिस्क तलाशते गरीब नहते बेबस 11 कानकनों को अंधी नफरत की भेंट चढ़ा दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अलमिया ये है कि इंसानी हुकूक के अलंबरदार इन मजलूम और बेगुनाह जानों पर रवा इस बर्बरियत के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ हरफे मजम्मत ही बुलंद कर सकते हैं। कोई पूछे, इन गरीब बेबस मजदूरों का ताल्लुक किस गासिब गिरोह से था? ये कानकन किस साम्राज्य की नुमाइंदगी कर रहे थे? अजब मियार हैं हमारी मुनाफकत के, और ये रवैया भी किसी सान्हे से कम नहीं। इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे मैं करा दूं। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान इंसाफ के रहनुमा यावर बुखारी साहब, अली हसनैन जो कि कानूनदान भी हैं और कराची में होने वाले एक पुलिस मुकाबले के मुतासरा फरीक भी हैं, और मकतूल उसामा के चचा नुमान यूनुस भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ हम साबिक IG इस्लामाबाद ताहिर आलम खान साहब को भी अपने साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यावर बुखारी साहब से। यावर बुखारी साहब, इतना बड़ा सान्हा हो गया और अभी तक हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि सिर्फ मजम्मतें ही हो रही हैं, मुलाकातें ही हो रही हैं। क्या अभी तक कुछ आगे बढ़ी है बात? हरफे मजम्मत से आगे जाएगी ये बात, और क्या हम इस केस में इंसाफ होता देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। देखिए उस्मान, सबसे पहले तो ये बात है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपकी जान की हिफाजत करने के लिए, और स्टेट उसके अंदर एक्शंस लेती है जान की हिफाजत करने के लिए, लोगों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए। उसके अंदर स्टेट कई जगह स्टेट अपैरेटस गलत भी हो सकता है, हमारी एजेंसीज गलत भी हो सकती हैं। ये नहीं कि ये कुल का कुल इनका ये अकलीनी में है और टोटली हमेशा ये लोग सही होते हैं। नहीं, गलती होती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। अभी तक हमारी कहीं इंटेलिजेंस फॉल्टी होती है, उसके अंदर कहीं टुक्स होते हैं इंटेलिजेंस में। हमारे पास बहुत सारी चीजें जो बहुत कम है। देखिए, हम लोग जो रो रहे हैं बार बार कि सिस्टम्स को ठीक करना है, जितना बिगाड़ा यावर बुखारी साहब, कथा कलामी की माजरत, आप कह रहे हैं गलती होती है, किसी की जान गई, आपकी अदा ठहरी, आप इसे गलती कह रहे हैं? एक मासूम इंसान की जान चली गई है। उस्मा जी, इसको सेंसेशनलाइज मत करें। मैं आपको जो बता रहा हूँ, मेरी बात सुन ले पहले जी। बीच में आप सवाल करेंगी तो लोग समझेंगे जैसे पता नहीं क्या इसको मैं डिफेंड कर रहा हूँ। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपका सिस्टम का बेड़ा गर्क हुए हुए है। आपको ये समझने की जरूरत है, आपकी पुलिस फॉल्टी है, पुलिस गलतियां करती है, आपको इसके अंदर पब्लिक ओवरसाइट चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें जो आपको करनी है। लेकिन ये चीज करने के लिए आपको सिस्टम की दुरुस्त की सबसे पहले है। पुलिस ने यहाँ पे जो मुझे रिपोर्ट मिली है, मैंने देखा नहीं, मैं अपने हलके में था, अभी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ इस्लामाबाद। जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि डाकू एक डाका डला, उसको पुलिस को अलर्ट किया गया, एक सफेद गाड़ी है, इनको रोका गया, ये रुके नहीं तो पुलिस ने गोली चला दी। अभी आप मुझे बताएं, अगर एक ब्रेस चलाएगी पुलिस और पुलिस ट्रेन नहीं होगी, शार्प शूटर्स नहीं होंगे, तो वो जहाँ पे उनको वार्निंग शॉट्स मारनी चाहिए या टायरों पे मारनी चाहिए, बंदों को गोली मारना किसी सूरत की इजाजत नहीं है। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ये नहीं कि आंखों में धूल झोंकी जाए।
और ताज़ियत पे ताज़ियत की जाए, जैसे आपने बोला है, ये चीजें भी खत्म होनी चाहिए। हम लोगों को कसूरवार लोगों को सामने लाना चाहिए। अगर इल ट्रेन, कम ट्रेनिंग याफ्ता लोगों को ऐसे नाकों पे खड़ा किया जाता है जब ऐसी इंफॉर्मेशन आए, तो वो भी गलत है, इसका जवाब देना चाहिए आईजी साहब को, और आईजी साहब को सामने आना चाहिए, इसका पूरा जो वाकया हुआ है उसके बारे में बताएं। क्योंकि ये हमारे जो बहन भाई जिनका ये बच्चा मारा गया, तो उनने क्या पूरी जिंदगी इसको जवान करने में लगाई, और आज इसलिए कि पुलिस गोली मार दे, दिस इज नॉट अलाउड। ये किसी सूरत में इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। और जो कल्प्रिट्स हैं, अभी आप ये देखेंगे कि देखें पुलिस भी जब रात को अंधेरे में उनके पास इक्विपमेंट पूरा अगर खुदा न खास्ता नहीं है या वो लोग ट्रेंड नहीं है, तो ये चीजें होने के ज्यादा अंदेशे होते हैं। हम लोगों को इन चीजों को रोकने के लिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्ला फ्लू और उसके ऊपर इल्जाम, मैं कह रहा हूँ ये पूरे माशरे का कसूर है। माशरे का कसूर इसलिए कि हम पुलिस के नाके को अहमियत नहीं देते। वो रोकते हैं, भाई रोको, अपना शरारती कार्ड दिखाओ और आगे चलो। फिर पुलिस यावर बुखारी साहब ठीक है, आपकी बात ठीक है, पूरे माशरे का कसूर है, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को फॉलो करना चाहिए। ये पहला सानिया नहीं है यावर बुखारी साहब, ये पहला सानिया नहीं है, इससे पहले कई सानियात हुए। सानिया साहिवाल को इतना पुराना सानिया नहीं है। यावर बुखारी साहब, मैं कोई सवाल नहीं इस पे आपसे पूछना चाहती। आपके वुज़रा ने कहा हम भूलने नहीं देंगे, कहाँ है सानिया साहिवाल के कल्प्रिट्स? आप सवाल बाद में करना, ये सवाल तो जो कोई भी इंसान, बेशूर इंसान भी सुने तो वो सवाल ही उसके दिमाग में उठते हैं। लेकिन उसमें ये कोई पहले वाकयात पाकिस्तान में नहीं हो रहे हैं। जो हमारी टारगेट किलिंग्स थी या जो हमारे ये एनकाउंटर्स थे, ये मतलब अभी आप देखें कि बहुत सारा मसला कम हो चुका है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन बहुत बेहतर होना बाकी है। किसी माँ बाप के जवान बच्चे को डायरेक्ट गोली मार देना, गाड़ी के टायर पे मार देते, खुदा के बंदे तुम वार्न कर देते। और पुलिस इतनी है कि नाका दर नाका लग सकता है और इनको रोका जा सकता है। मैं कहूँगा कि पुलिस ने यहाँ पे या तो इल ट्रेन थे, उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं थी, या कोई अपनी ताकत के नशे में थे कि डायरेक्ट एक जवान बच्चे को गोली। ठीक है यावर बुखारी साहब, हम पूछ लेते हैं, साबिक आईजी इस्लामाबाद ताहिर आलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ताहिर आलम खान साहब, ऐसे वाकयात क्या पुलिस के इम्पल्सिव बिहेवियर का नतीजा होते हैं या ट्रेनिंग नहीं है उनकी? मसला क्या है, कहाँ पर कोई गड़बड़ होती है जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात होते हैं? इस वाकये की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली इसमें ट्रेनिंग का फुकदान है। पुलिस को अगरचे सेल्फ डिफेंस के मुतालिक बताया जाता है कि उन्होंने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में कब फोर्स यूज़ करनी है और कितनी फोर्स यूज़ करनी है, लेकिन ये बार बार बताने की ज़रूरत है। लोग भूल जाते हैं कि भाई जब तक कोई दूसरा शख्स आप पर हमला ना करे, आप उसके खिलाफ फोर्स यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स आप पर फायरिंग ना करे या आप पर हथियार ना ताने, तो आप उस पर फायरिंग नहीं कर सकते। अगर कोई भाग रहा है तो आप भी भागें, बेशक उसने जुर्म किया है, आप उसके पीछे लगे और उसको पकड़े। यहाँ तो उन्होंने 7 किलोमीटर तकरीबन उसको चेस किया। मैं कहता हूँ 70 किलोमीटर भी चेस करना पड़ता तो उन्हें करना चाहिए था, और ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ होता यह है कि जब जैसा कि इस वाकये में हुआ कि बताया गया कि डकैती हुई है, सफ़ेद रंग की कार है, उसमें मुलज़िम भागे हैं, तो ये गाड़ी जो है मुकम्मल इसके ब्लैक शीशे थे, कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि इसके अंदर कितने बंदे हैं। पुलिस ने जब रोका, नहीं रुकी, फिर पीछा किया और उसके बाद फिर ये फायरिंग के ज़रिए से उसे रोका, जो कि जिससे उसकी जान चली गई। और फिर गोलियां भी बहुत ज़्यादा चलाई, उन्हें एक आध फायर के बाद ही बस कर देना चाहिए था और आगे से इंतज़ार करना चाहिए था। मैं समझता हूँ इसमें जो भी पुलिस के उन लोगों के, उन जवानों के सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, वो बराबर के जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपने जवानों को उस तरीके से अच्छा ताहिर साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ।
यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में क्या पुलिस मौके पर खुद इस बात की अथॉरिटी रखती है कि वो क्या फैसला करे, फौरी तौर पर गोलियां चलाए, डायरेक्ट फायरिंग करे, या फिर किसी अथॉरिटी से उसे इजाज़त लेनी पड़ती है, हुकाम से रब्ता करके उनसे सिचुएशन बता के पहले इजाज़त दरकार होती है उनकी? देखें, ये जो सेल्फ डिफेंस के कानून हैं ये सब के लिए हैं, आपके लिए भी हैं, आम शहरियों के लिए भी हैं, कि जब आप पर हमला हो या आपके सामने किसी और की जान को कोई खतरा पहुंचा रहा हो तो आप उसको बचाने के लिए आप उसके खिलाफ फोर्स यूज कर सकते हैं। तो ये इसके लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती। और लेकिन यहां पर तो उस लड़के ने जो इसमें मरा है उसने तो पुलिस पर हमला नहीं किया, ये बात सामने आ गई है। मैं समझता हूं कि इसमें पुलिस वालों की तो कोताही तो है, लेकिन वो सिचुएशन भी है कि बताया गया ड्यूटी पर खड़ा बंदा जो है कि ये सफेद रंग की गाड़ी है, उसमें डाकू भाग रहे हैं और वो गाड़ी रुकती नहीं है और उन्होंने बेवकूफ़ी की और तहाई, मैं समझता हूं कि गैर जिम्मेदारी का, नालायकी का सबूत दिया। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन के भी, पुलिस जो है वो डिफेंसिव, कोऑर्डिनेशन के भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। मेरा ख्याल है सीनियर और जूनियर के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से अपने जवानों को बताना चाहिए कि कब फोर्स यूज करोगे, कब नहीं करोगे, और उन्हें मुख्तलिफ वाकयात, जैसा कि माजी के वाकयात हैं, साहिवाल के वाकयात हैं, कराची के वाकयात हैं, उनकी मिसालें दे दे के बताना चाहिए। और पुलिस वाले देख रहे हैं, अब देखें पुलिस वाले खुद गिरफ्तार हुए, उन पर ना सिर्फ 302 बल्कि 780 भी लगी और वो लगाने वाली भी पुलिस ही है। अब आप आम कोई और आदमी कत्ल करता है तो 780 ना लगती, 780 उस सूरत में लगती है जब पैनिक क्रिएट हो किसी वाक्य के साथ, फौरी तौर पर बहुत से लोग किसी जगह इकट्ठे हों, किसी बाजार में ऐसा वाक्य हो जाए, उस सूरत में लगती है। लेकिन फिर भी यहाँ 780 लगाई है और उसका वो खमियाजा भी भुगतेंगे। और डेफिनेटली इस तरह के वाक्य जब होते हैं तो पुलिस वाले जो छूट जाते हैं, जैसे साहिवाल के वाक्य में हुआ, तो हमारे यहाँ 302 में चूंकि ये कसास दियत का कानून भी है कि जिसमें आप उस सिस्टम से जहां दूसरे लोग फायदा उठाते हैं आप लोग भी फायदा उठा लेते हैं। तो एनी हो, मैं समझता हूँ कि इसमें सीनियर ऑफिसर भी इस हद तक जिम्मेदार हैं कि उन्होंने सही तरीके से ट्रेन नहीं किया। ठीक है, पिछले दिनों हमने देखा कराची डिफेंस में भी एक ऐसा ही पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें एक ड्राइवर अब्बास मारा गया पुलिस मुकाबले में। इस केस के मुतासरा फरीक अली हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ये ड्राइवर था अब्बास, और ये खुद कानूनदान भी हैं। अली, अभी तक अब्बास के मामले में क्या पेशरफ्त हुई है, ज़रा हमें बताएंगे, अपने नाज़रीन से हम शेयर करेंगे। देखें जी, बहुत ही अफसोसनाक चीज़ें हैं हमारे मुल्क में। रोज़ इस तरह सड़कों पे बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जाता है और ना सिर्फ सड़कों पे मार दिया जाता है बल्कि सोते हुए लोगों को भी घर से उठा के लेके जाकर उन्हें भी कत्ल करके जाली पुलिस मुकाबलों में शो कर दिया जाता है। तो कोई भी इंसाफ इस हवाले से रियासत में मौजूद नहीं है और समझ नहीं आती कि ये रियासत आगे किस तरह से चलेगी जब हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उस पर ही क्वेश्चन मार्क हैं। बहुत बड़ी बात है, आप अली खुद कानूनदान है और आप खुद निज़ाम इंसाफ पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए जी, मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है और जस्टिस सिस्टम जो है इंतहाई स्लो है और इसमें लोग जो है, आप कोर्ट्स में जाके देखें तो जो वहाँ पे दर बदर इंसाफ की मुतलाशी धक्के खाने वाले, एड़ियां रगड़ रगड़ के मरने वाले लोग आपको ज्यादा नजर आएंगे, जो जराइम पेशा लोग होंगे वो कम नजर आएंगे। तो ये तो एक हकीकत है, बच्चा बच्चा जानता है। तो एक हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई जुडिशल रिफॉर्म्स हो जाएं जिससे लोगों को स्पीडी जस्टिस मिले। अब अब्बास के हवाले से जो आप बात कर रही हैं उसके हवाले से मैं ये बताता चलूं कि ये जो इसके लवाकिन है वो बेचारे गरीब सराइकी थे, तो उन्होंने जो है कोई बैक डोर पे उन्हें कुछ चीज मिल गई है और उन्हें कंपनसेट कर दिया गया है, तो अब वो फर्दर उसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहते। तो अब मुझे ये बताएं, क्योंकि जब आप कुछ मिला है या दबाव है अली, ये भी जरा वाजे कर दें, कोई दियत उन्हें दी गई है या फिर दबाव है उन पर? नहीं, दबाव किसी किस्म का नहीं है, उनको जो है दियत मिल गई है
ऑफ द रिकॉर्ड ये चीजें ऑन रिकॉर्ड पे नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये है। और वो आप किसी किस्म की जो है लीगल कार्रवाई नहीं चाहते, तो उसमें जब लवाहिकीन नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। और मेरे नजदीक अगर उन्होंने ऐसा कर लिया है तो ठीक किया है। वो यहाँ पे उनके पास, ये तो हम थे, मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरी परसू कर लिया आपने इस चीज को? जी हमने परसू कर लिया। तो कहने का मकसद ये है बड़ा कि कोई और होता तो अभी वो क्या करते, मुझे बताएं। 3 साल केस लड़े, 4 साल केस लड़े, फिर वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा मामला, हो सकता है वो बरी हो जाए। तो देखें, जब ये चीज होगी तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया अली। यावर साहब से हम बात करेंगे इन तमाम सवालों का देंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सानह इस्लामाबाद के हवाले से, और इस हवाले से अली हसनैन से जब हम बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि चूंकि जो कराची डिफेंस वाला वाक़या हुआ और उसमें अब्बास जो है उसकी फैमिली एक कमज़ोर फैमिली थी, और इसी वजह से अब ये मामला कुछ रफ़ा दफ़ा होता नज़र आ रहा है क्योंकि उनकी फैमिली ने दियत ले ली है। यावर बुखारी साहब, हम देखते हैं कि अगर मुतासरा फ़रीक कमज़ोर है तो या तो दबाव डालकर सुलह कर ली जाती है, या फिर इसी तरह से दियत देकर मामला ख़त्म हो जाता है और जो कल्प्रेट्स हैं उन्हें सज़ा नहीं मिल पाती। क्यों इस तरह के केसेस में रियासत खुद मुद्दई नहीं बनती ताकि ये मामला ख़त्म ना हो और जिन्होंने जुर्म किया है उन्हें उसकी सज़ा मिले? लेकिन सबसे पहले तो मैं अपने भाई से टोटली एग्री करता हूँ, हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए, क्विक स्पीडी जस्टिस के लिए हमें चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि देखिए, फिर हम ये बात करते हैं, आप लोग कहते हैं पीटीआई वालों को 2 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं कर सके। ये सिस्टम रिफॉर्म्स जो हैं ये 2 साल 3 साल नहीं रहते, ये टाइम मांगते हैं। और इसके अंदर फिर जो आपकी प्योरिटी ऑफ इंटेंशन है वो बहुत जरूरी है कि आप आवाम के लिए काम करें, कि गरीब से गरीब बंदे को सर टाइम तो मांगते हैं, क्या आगाज हुआ है इन चीजों का? ये बता दें कि कोई इनिशिएटिव लिया गया है, कोई काम हो रहा है इन पर, सिर्फ ये बता दें। प्लीज सुन ले। देखिए, सस्ते सस्ता और जल्द इंसाफ मिले। आप किसी जज के खिलाफ बात करके देख लें जरा, आपको अगले दिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ वो कोई भी वो लगा के वो आपको फौरन नोटिस आ जाएगा। क्योंकि हम लोग जस्टिस सिस्टम के बारे में बात करना टैबू बन गया है, हमारी एक ममनू चीज हो गई है कि आप किसी बात के बारे में, किसी के बारे में बात करें। जस्टिस सिस्टम के बारे में बात करना और जज के बारे में बात करना दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। देखिए, सुन वो आपको, आपकी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, आप जर्नलिस्ट बैठी हुई है, आपको बिल्कुल राइट है, आप जो सवाल कर रही है दुरुस्त है। आप हम लोग टोटली अभी तक हम लोग कुछ भी वहां पे ज्यादा नहीं आगे बढ़ सके। लेकिन देखिए, सबसे पहली चीज ये होती है कि आपकी जुडिशरी जो है वो उसकी भी इंटेंट क्लियर होनी जरूरी है। अगर एक सतून बनती है और अपने राइट्स को इतना वो एक्सर्ट करने की कोशिश करती है और करवाती है, तो देन उनका काम है कि देश उनकी जो शफाफियत है वो चले सर, ये ऐसा मामला है जहां आपके पर जलते हैं, ये ऐसा मामला है जहां आपके पर जलते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। पुलिस रिफॉर्म्स में क्या मसला है? पुलिस रिफॉर्म्स की तो बड़े दावे किए जाते थे तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो क्यों नहीं हुई अभी तक? देखिए, अभी देखें, मसला ये था कि जनरल मुशर्रफ साहब के जमाने में पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बात शुरू हुई। उसके अंदर जो पुलिस रिफॉर्म्स हुए हैं वो जहाँ पे पब्लिक को फायदा होना था वो चीजें नहीं हुई है, वो भी हम लोगों ने उठाई नहीं है। वो स्टडीज कैरी आउट कर रहे हैं, उनको हम इस तरीके से लेके आ रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ यावर बुखारी साहब, हम तो देख रहे हैं कि आए दिन बस आईजी चेंज हो जाते हैं, आला पुलिस हुकाम चेंज हो जाते हैं, और तो कोई रिफॉर्म्स हमें नजर नहीं आ रही। उसका पुलिस रिफॉर्म से क्या ताल्लुक है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है। यही हम पूछ रहे हैं ना, क्यों किसी एक बंदे को टिक कर काम नहीं करने दिया जाता ताकि वो सिस्टम को कुछ सही तरीके से आगे चला सके? उज़मा प्लीज जी सब्जेक्ट को स्टडी करें, मेरे जवाब को सुने। देखिए, आईजी का क्या ताल्लुक है पुलिस रिफॉर्म से? जहाँ पे हम लोग पब्लिक ओवरसाइट की बातें कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आईजी इन्वॉल्व होगा और उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आईजी से आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, वंस यू हैव डन योर थिंग, आपने अपना काम कर लिया, फिर आप आईजी के साथ जाते हैं ताकि पुलिस और आप एक पेज पे होके वो नए कानून को। सर, पुलिस की ट्रेनिंग से तो ताल्लुक है आईजी का? देखिए, बिल्कुल है, पुलिस की ट्रेनिंग भी तो रिफॉर्म्स का हिस्सा है। देखिए, जो पुलिस रिफॉर्म्स हम बात कर रहे हैं, जिसकी मैं भी बात कर रहा हूँ, दैट इज पब्लिक ओवरसाइट, जहाँ पे पुलिस जवाबदेह हो अवाम को, गरीब को। वहाँ पे अब जवाब तलबी जब की जाए तो वो जवाब दे सके, उनका हक हो अवाम का उनसे सवाल करे। जहाँ तक पुलिस ट्रेनिंग का हक है, मुझे बताएं, आज ये हम सवाल कर रहे हैं, ये हम कितने अर्से से ये सवाल कर रहे हैं?
आपको पता है कि पुलिस के पास जो गाड़ी है अभी पंजाब में, आपके पास इतना पैसा नहीं था कि आप पुलिस को गाड़ियां दे सके। ये तो अभी सीएम साहब ने बड़ी मेहरबानी किया, आईजी से पता करेंगे कितनी गाड़ियां आई हैं। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इतने अरसे में, आप अगर पिछली हुकूमत को आप उठा के रिकॉर्ड चेक करें कि उन लोगों ने पुलिस में भर्तियों का क्या किया, उनने पुलिस की ट्रेनिंग के लिए क्या किया, पुलिस के अंदर ट्रेनिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन का क्या किया, ये सारे वो महकमे। मिसाल के तौर पे इस पिछली हुकूमत में जब वो इस्लामाबाद में वो वाक़ हुआ, एक गनमैन एक खातून को अगवा वो उसने बनाया हुआ था, हॉस्टेज बनाया हुआ था, आपके पास शार्प शूटर होता, आप उसको निकालते, उसको फारिग करते, आप नहीं कर सके। देखिए ये चीजें होती है, पुलिस के अंदर भी स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। आपका एक जगह खुदा ना खास्ता बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वहां पे वो जो आपकी साइट है उसको लोगों से हटाने का आपका तरीका ही कोई नहीं है। वो आपकी साइट जो है, ठीक है यावर बुखारी साहब, आपकी सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त होगी। हम जरा ताहिर साहब से पूछ लेते हैं कि वो क्या समझते हैं, वो भी साबिक आईजी रह चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं कि क्या पुलिस के जो आला हुकाम है उनका कोई रोल नहीं होता पुलिस रिफॉर्म्स में, और वो कुछ नहीं कर सकते इस सारी सिचुएशन में। ताहिर साहब क्या समझते हैं आप, क्या जब भी पुलिस रिफॉर्म्स की जाएं, पुलिस की ट्रेनिंग का मामला, उसमें आईजी का कोई किरदार नहीं होता? मैं समझता हूं ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि पुलिस की ओवरऑल रिफॉर्म में भी आईजी को से जरूर मशवरा लेना चाहिए, और जितने भी आईजीज हैं उनसे मशवरा लेना चाहिए। और अगर सिर्फ सियासतदान खुद से रिफॉर्म करेंगे तो फिर वो रिफॉर्म्स ऐसी ही होंगी जैसे कि सिंध में सियासतदानों ने की। पुलिस आर्डर 2002 का हुलिया बिगाड़ दिया, पुलिस को बिल्कुल अपने मातहत कर लिया, उसके हर काम में वो शामिल हो गए, हत्ता कि इन्वेस्टिगेशन चेंज करने तक में उन्होंने होम सेक्रेटरी तक को डाल दिया। तो ये चीज़ें जो है ये सियासतदान खाली नहीं करेंगे। सियासतदान जब भी कोई रिफॉर्म्स करेंगे वो अपना मुफाद देखेंगे, वो पुलिस को अपने मातहत करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो तजर्बाकार पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी आरा का होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा मैं समझता हूं ये जो वाकया हुआ है इस्लामाबाद का, इसका देखें, इसका ना किसी सियासत से कोई ताल्लुक है ना कोई पुलिस रिफॉर्म से ताल्लुक है। ये इस चीज से है कि उन जवानों को सही तरीके से ट्रेन नहीं किया गया, उन्हें बताया नहीं गया कि आपने सब्र करना है। बेशक आपको ये पता है कि गाड़ी में डकैत जा रहे हैं, फिर भी आपने गोली उस तो ताहिर साहब यही सवाल है ना, किसकी जिम्मेदारी है इन जवानों को ट्रेन करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ये महकमे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने जवानों को ट्रेन करे? ये तो फिर पुलिस के महकमे की जिम्मेदारी है ना। डेफिनेटली पुलिस डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम देखते हैं कि जो वसाइल हैं वो तो हुकूमत ने देने हैं। ट्रेनिंग के लिए भी वसाइल की ज़रूरत है। जिन हालात में पुलिस वाले ट्रेनिंग लेते हैं, कभी जाके आप उनके रिक्रूटिंग सेंटर्स में देखें, वो कतई ऐसे नहीं हैं कि जहां सही तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके। उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं है। तो ये चीज़ें, वसाइल की कमी तो है, वसाइल की कमी ट्रेनिंग के रास्ते में भी रुकावट बनती है। तो जहां सीनियर ऑफिसर्स का कसूर है वहां हुकूमत का भी कसूर है जिसने उन्हें पुलिस को वसाइल से महरूम कर रखा है। ठीक है। अच्छा अली, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, आप पहले भी बात कर रहे थे कि जुडिशरी में इस्लाहात की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी इस तरह के केसेस जब अदालतों में पहुँचते हैं तो फिर वो बहुत लंबे जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, जो मुतासरा फ़रीक़ैन है वो तो मायूस ही हो जाते हैं इस सिस्टम से। क्या कानूनी इस्लाहात कर सकते हैं? क्या आप सजेस्ट करते हैं कि ताकि तेज़ी से किसी भी केस का फ़ैसला हो? हमने देखा है कई जो कत्ल के मुलजिमान हैं वो कई साल जेलों में गुजार देते हैं, बल्कि पूरी उम्र ही जेलों में गुजार देते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि उन पे तो साबित ही कुछ नहीं हो सका और वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। फिर देखें उस्मा, मैं सबसे पहले तो ये यावर बुखारी साहब अभी एक बात कह रहे थे, और अभी ये आईजी साहब, साहब आईजी साहब भी ये बात कह रहे थे कि जी वसाइल नहीं है। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है, और मैं क्योंकि ग्रास रूट लेवल से पढ़ लिख के एक वकील बना हूं, तो मैं खुद चीजें ऑब्जर्व करता हूं अपने तौर पे। मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे 16वें 17वें ग्रेड के 18वें ग्रेड के एसपी साहिबान हैं, एसएसपी साहिबान हैं, इनको 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी जो मिली हुई है, फॉर्च्यूनर मिली हुई है, रीवो डाले मिले हुए हैं, एसी को मिले हुए हैं, 25-25, 30-30, 50-50 कनाल के इनको घर मिले हुए हैं, और वहां ये रहते हैं, और ये जो है जगीरदार दराना निजाम की जो जिंदगी ये जीते हैं। तो उसके लिए तो वसाइल है, लेकिन पुलिस की ट्रेनिंग के लिए वसाइल नहीं है, पब्लिक के काम करने के लिए वसाइल नहीं है। अपने हमसाया मुल्क इंडिया से कोई सीख लें कि उन्होंने जो है कम अज कम अपनी जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, इवन उनकी आर्मी के अफसरान के पास भी जो है
आम गाड़ी है, और यहाँ पर जो है एक 17वें ग्रेड का 18वें ग्रेड का अगर लड़का पढ़ लिख के उसने CSS कर ही लिया है तो उसको जी करोड़ रुपए की गाड़ी मिलेगी, उसके अंडर होगी। तो आपके वसाइल अगर इन्हीं चीजों पे लगेंगे कि आपने मॉडल थाना तो बना लेना है, लेकिन पुलिस को मॉडल नहीं बनाना, आपने उनको एजुकेट नहीं करना, उनको आपने प्रॉपर ट्रेन नहीं करना, आपने उनको ये नहीं बताना कि हाउ टू एक्ट लाइक अ पर्सन, आप लोगों की तहफ्फुज के लिए हैं। तो मुझे ये बताएं, जब एक राह चलते आदमी को, अब मुझे ये बताएं क्या ये कोई सेंस बनती है कि जी एक 660 सीसी गाड़ी है, उसके पुलिस ने रोका है, वो नहीं रुकी, इनके पास 3000 सीसी डाले हैं बड़े हाईलेक्स के, और वो 660 सीसी गाड़ी को नहीं पकड़ सकी, ये उनके पीछे भागते रहे और उसके बाद इन्होंने से फायर मार दिए हैं। हालांकि लॉ में ये चीज क्लियर कट मेंशन है कि पुलिस की अगर रोकने पे कोई नहीं रुकता तो पुलिस के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं है कि आप उसको मार दें। अब बात ये है कि साहिवाल का वाकया होता है, उसके बाद वो बंदे निकल जाते हैं, बरी हो जाते हैं। अभी ये जो ये था, ये जो बेचारा कत्ल हुआ था लड़का कराची में, मसूद जो कबाइल से था, उसमें जो SP है उसकी तो उन्होंने SP के हवाले से ये लिख दिया कि उसकी तो प्रेजेंस ही नहीं है। आज 4 साल बाद हम नतीजे पहुंचे कि SP साहब जो मेन कल्प्रेट है, जो सैकड़ों लोगों के कातिल है और उन पे गैर पाबंदी लगी हुई है सफर करने पे भी, उसके हवाले से यहाँ पे ये आ रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी वो अपने बेटी भाइयों को बचाएगी। अब आप बात कर रही है रिफॉर्म्स की, देखें रिफॉर्म्स करने के मैं थोड़ा सा यहाँ वजाहत करना चाह रहा हूँ। जी आप जी ताहिर साहब बोलिए। पुलिस के पास जो ये कहा जाता है कि 17वें या 18वें ग्रेड के अफसरों के पास करोड़ की गाड़ी हैं, ये गलत है। पुरानी गाड़ियां हैं, बेशक वो किसी के पास पुरानी जीप हो और उसे करोड़ की लग रही है, उसकी वैल्यू वो नहीं है। और दूसरा ये भी है सर हमारा मौजू ये नहीं है, हमारा मौजू ये है कि इस्लाहात कैसे करनी है, कब करनी है, कौन सा मौका आएगा जब हम देखेंगे कि हमारी पुलिस भी ट्रेंड है। हमें तो ये देखना है सिर्फ। देख लें जी, बात ये है, गुजारिश ये है कि अगर रिफॉर्म्स करने हैं तो अभी मैं PTI का और इमरान खान साहब को इस चीज का क्रेडिट दूंगा, पंजाब गवर्नमेंट को, कि उन्होंने CPC के अंदर अमेंडमेंट किए हैं पंजाब की हद तक। अब वहां पर इशू ये है कि उन्होंने जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो अमेंडमेंट की है उसके ऊपर वहां की बार से एग्री नहीं हो रही, वो स्ट्राइक कर रहे हैं। देखें, आप जो भी अमेंडमेंट्स करेंगे या जो भी रिफॉर्म्स लाएंगे, गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी, हालांकि वो अच्छे रिफॉर्म्स है, मैं उनसे एग्री करता हूं, मेरे बहुत सारे वकील दोस्त उससे एग्री नहीं करते, लेकिन इफ यू आर सीरियस एंड यू वांट टू ब्रिंग सम रिफॉर्म्स तो आप ये करेंगे कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है उसमें शामिल करेंगे, उनसे तजावीज लेंगे, तो उसके बाद जो आप चीजें बनाएंगे वो बहुत खूबसूरत होगी। ठीक है। अब यावर साहब आप कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? जैसे कि अली कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स करने की कोशिश भी की जाती है तो फिर उसकी राह में रुकावटें भी बहुत सारी होती हैं। उस्मा पहले तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो साबका IG साहब ने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। IG हर लेवल पे इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब हम मैंने आपको जो जवाब दे रहा था जी, वो ये एक्सप्लेन कर रहा था कि पब्लिक ओवरसाइट, अगर उसके अंदर IG इन्वॉल्व होगा पब्लिक ओवरसाइट में, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो ऑब्वियसली अपने वर्दी वाले को बचाएगा और उसके अंदर वो चीजें ऐसी लाएगा कि जहाँ पे वो हम चाह रहे हैं कि टोटल पब्लिक ओवरसाइट हो, लेकिन उसके अंदर भी कई चीजें ऐसी होती है कि कई लोगों के अंदर अपना जो तासुब होता है पुलिस के खिलाफ वो कहीं इस्तेमाल ना हो, इस किस्म की चीजें ना हो। लेकिन जहां तक ट्रेनिंग की बात है वो IG साहब की 100% ट्रू है, बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी पुलिस ट्रेनिंग लैक करती है। जो हमारी स्पेशलाइज्ड पुलिस की यूनिट्स हैं उनकी आप ट्रेनिंग देखिए A1 है, बेहतरीन है। गाड़ियों का मसला है, मेरे भाई ने बात की कि उनके पास करोड़ की गाड़ियां हैं। मैं अभी एक वजीर भी हूँ पंजाब में, मैंने पुलिस वालों के साथ बहुत क्लोजली काम किया है। आप हालत देखें गाड़ियों की कि जो एक SP के पास वो जो जीप चल रही है वो कई दफा 10 साल पुरानी है, जिनके ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर ज्यादा पैसा लगता है। फिर ऊपर से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये कहता है कि आप ये गाड़ियां, आप नई गाड़ी नहीं खरीद सकते, हालांकि इन गाड़ियों की मेंटेनेंस के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। ये गाड़ियां लेकिन मसला हमारा गाड़ियों की मेंटेनेंस या ये प्रॉब्लम्स नहीं है यावर बुखारी साहब, हमारा मसला तो है कि सिस्टम को कैसे ठीक करना है। उसमें देखिए वो आता है रिफॉर्म्स के साथ, वो जैसे फिर वो मेरे मोज़ेज़ भाई ने कराची जो लॉयर है बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल वहां पे दुरुस्त है कि यहाँ पे जब तक नीयत साफ नहीं होगी काम आगे नहीं बढ़ेगा। अभी देखें जहां तक प्राइम मिनिस्टर की बात है,
ईमानदारी की बात है कि भाई इज वेरी क्लियर कि मैंने गरीब को उठा के ऊपर लाना है जहाँ पे वो सिर्फ उसके बुखारी साहब वक्त बहुत कम है हमारे पास, हमें अगले टॉपिक की तरफ भी जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, अली हसनैन भी हमारे साथ थे, ताहिर आलम खान भी हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन बात फिर वही है कि आखिर ये इस्लाहात होंगी कब, आखिर सिस्टम कब ठीक होगा ताकि ये सानहात मजीद ना हो। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सानहा बलूचिस्तान के हवाले से मच में जो इंतहाई अफसोसनाक और अंधोनाक वाक़या पेश आया है उस पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और अफसोसनाक सानहे की बात करते हैं। बलूचिस्तान में अपने बच्चों का रिस्क तलाशते गरीब नहते बेबस 11 कारकुनों को अंधी नफरत की भेंट चढ़ा दिया गया। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब। शाहवानी साहब, ये जो इंतहाई अफसोसनाक सानहा पेश आया और हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी इस तरह के कुछ वाक़यात पेश आए हैं, एक नई दहशत गर्दी की लहर हमें बलूचिस्तान में दिखाई दे रही है। सिक्योरिटी लैप्स है या मसला कहीं और है? देखिए, दहशतगर्दी के वाक़यात जो है गुज़िश्ता 2 वर्षों में बलूचिस्तान में होते रहे हैं, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट आते साथ ही उन वाक़यात पे हमने काबू पाया, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल बेहतर की। कंपेरेटिवली 2018 के मुकाबले में 75% लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल बलूचिस्तान में हमने बेहतर की। वो थोड़ा डिटेल मैंने शेयर किया मीडिया के साथ। और इस तरह के वाक़यात अनफॉर्चुनेटली प्रीवियस गवर्नमेंट्स में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे भी हुआ करते थे, लेकिन एक भी वाक़या बहुत बड़ा वाक़या तस्वर होता है, अफसोसनाक है, लेकिन ये है कि ये 2.5 सालों में कोई दूसरा या तीसरा इस तरह का कोई वाक़या सामने आया है। और जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि बलूचिस्तान में एक तवील अमन के बाद एक लहर जो है टेररिज्म की वो हमें दिखाई दे रही है, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उनको भी निशाना बनाया गया, उनके भी शहादत हुई। ये वाक़या भी कल रात तारीकी का फायदा उठाते हुए टेररिस्ट जो है वो बेगुनाह गरीब मजलूम महकूम मजदूर, और फिर ये वो मजदूर हैं कि सबसे माशी तौर पे बदहाल हैं, यानी माइंस में बहालत मजबूरी ही कई 1 मीटर अंदर जाके कोई माइनिंग करेगा, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रिस्क तलाश करेगा। इतना जो मजलूम इंसान है, भला किसी का इनसे क्या दुश्मनी हो सकता है? सर, इंतहाई अफसोसनाक साने। सर, ये बता दें कि किन पहलुओं पर इस साने के हवाले से तफ्तीश की जा रही है? एवरी एंगल और तफ्तीश जो है वाकया जो ही रिपोर्ट हुआ उस वक्त से शुरू है। तमाम एंगल्स देख रहे हैं। इसमें जो इस मुल्क के दुश्मन अनासिर हैं, बैरूनी ममालिक हैं जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहते, स्टेबिलिटी नहीं चाहते, पाकिस्तान की खुशहाली, बलूचिस्तान की खुशहाली जिनसे बर्दाश्त नहीं होता, उन तमाम एंगल्स को देखा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब। और हम उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ऐसे सानहात से महफूज रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।